हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम नए साम्राज्य और राज्य जो चैप्टर है इसको हम बहुत ही बेहतरीन वे में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो स्टार्ट होता है। अरविंद राजा बना। अरविंद का मतलब ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है ये अपनी स्कूल में राजा बनता है। वो सोचने लगा कि जब हम राजा बनेंगे तो हम शाही वेशभूषा पहनेंगे, मूँछों पर ताव देंगे और एक कागज़ की लपटी तलवार लेकर चहलकदमी करेंगे। लेकिन जब उसको उसके सहपाठियों ने कहा कि तुमको बीना बजाना होगा, कविता पाठ भी करना होगा, तब जो ये अरविंद है सोचने लगा कि आखिर वो कौन सा राजा है जो कि अपने शहर में, अपने गांव में या फिर कहे कि अपने साम्राज्य में बीना बजाता था, कविता पाठ करता था। तो वो सोचने लगा। तो अगर आपको पता है तो बताइए कि आखिर वो कौन सा राजा था जो कि बीना बजाने के लिए काफ़ी विख्यात था और साथ ही साथ वो कविता पाठ भी करता था। अगर पता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो इस पाठ में आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सा राजा होगा। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है कि जिसकी प्रशंसा की गई हो। प्रशंसा का अर्थ होता है प्रशस्ति। ठीक, तो प्रशस्तियाँ का मतलब होता है जिसमें के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। तो दरअसल अरविंद गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध राजा, जिसे हम कहते हैं समुद्रगुप्त, की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदी एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना जो समुद्रगुप्त है उसके दरबारी कवि एवं मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो हम इसको पढ़कर क्या समझे, हम यूपीएससी लेवल में समझे का कोशिश करेंगे कि जो समुद्रगुप्त है उसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और हरिसेन ने हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ऐसी जानकारी प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यानी जो हरिसेन द्वारा लिखी गई काव्य है ये एक प्रशस्ति है। और प्रशस्ति का अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा हम करते हैं। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। इसके बारे में हम अध्याय 8 में गौतमीपुत्र द्वारा जो सातकर्णी है, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी है, उसकी प्रशस्ति में हम पढ़े हैं। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। यानी गुप्त काल में जो प्रशस्ति है इसकी ज़्यादा महत्व बढ़ गया। आगे चलिए जानते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आखिर समुद्रगुप्त में कौन कौन सी प्रशंसाएं की जाती थी उस समय। आओ देखो का मतलब चलिए देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धाओं को जीतने वाला राज्य एवं विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यानी जो हरिसेन है उसने समुद्रगुप्त को कहा है कि वो एक बहुत ही बड़ा योद्धा था एवं युद्धों को जीतने वाला राजा था, एक विद्वान था, एक बहुत ही फेमस कवि था। यहाँ तक कि उसने इसे ईश्वर के बराबर भी बताया है। ईश्वर मतलब भगवान के बराबर भी बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ आपको एक वाक्य नज़र आएगा, तो चलिए वाक्य को हम पढ़ते हैं। तो ये वाक्य जो कि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी गई है। जिसका शरीर युद्ध मैदानों में कुठौरों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों एवं बरछों, तलवारों, लोहे के जो गदा होते हैं, नुकेले तीरों एवं अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखते हैं। यानी जो समुद्रगुप्त है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करता था, जिस कारण से उसके शरीर में तीर से, भाले से, नुकेले तीर हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, इससे बहुत घाव उत्पन्न हो गया था। यानी घाव, चोट लगा था और जिस कारण से उसका जो शरीर है काफ़ी सुंदर दिखने लगा। चलिए जानते हैं कि अगर तुम जो मानचित्र 7 है उसको गौर से देखोगे तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। कौन सा क्षेत्र?
चलिए और भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे, उसी तरह कुछ हमें बैंगनी एवं नीले रंग भी वहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक्चुअल में इस चित्र का बात कर रहा है, जहाँ पर आपको रंग बिरंगा थोड़ा सा क्षेत्र नज़र आएगा। ये रहा थोड़ा सा हरा कलर का, ये रहा थोड़ा सा रेड कलर का कहेंगे, और ये थोड़ा ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये जो कि कलर है आखिर क्या डिनोट कर रहा है। तो यह मानचित्र इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन करते हैं। पहला क्या है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त ने उस 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी जो हरे रंग से आपको क्षेत्र नज़र आ रहा है, ये आर्यावर्तों का क्षेत्र होता था, जिसको कि समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा जो कि आपको नज़र आएगा वो है दक्षिणापथ के बाहर का जगह, जहां उसमें कुछ राजधानियों को दिखाया गया है एवं मानचित्र पर लाल बिंदु जो है वो इन सब ने हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यानी देखिए कितना मस्त वो राजा था कि जब वो जीत जाता किसी क्षेत्र में और उस राजा की हार हो जाती, तो वापस वो जो क्षेत्र है उसको लौटा देता, उसी को शासन करने दे देता। चौथा है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और दक्षिणी पश्चिम के कई गण एवं हमें संघ देखने को मिल रहा है। हम अध्याय 5 में गण एवं संघ के बारे में बहुत ऐसे जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिएगा। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, यानी जो राजा लोग होते थे आसपास के, वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, जिनकी आज्ञाओं का पालन वो करते थे एवं उनके दरबार में वे उपस्थित भी होते थे। आगे है कि बाह्य इलाकों के जो शासक होते थे उन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः यहाँ पर जो कुषाण तथा शक वंश के होंगे। तो यहाँ पर जो बाहर के आपको कलर नज़र आ रहा है वो शक एवं कुषाण के होंगे, और उसका कलर कैसा है, नीले रंग से उसको रंग दिया गया है। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उसने समुद्रगुप्त से करा ली। तो ये जो चित्र आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको 3 कलर नज़र आ रहा होगा। चलिए जानते हैं कि आंतरिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र और आर्यावर्ते का क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, ये आर्यावर्ते का क्षेत्र है, ब्लू कलर का बाहरी क्षेत्र है, और आंतरिक क्षेत्र हम कहें कि थोड़ा सा जो गुलाबी कलर का है, ये बाहरी क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र सॉरी। और जो आपको ये नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का स्पॉट, ये नगर है, एवं जो रेड कलर का है ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे चलते हैं वंशावलियाँ। वंशावलियाँ का मतलब क्या होता है। अधिकांश प्रशस्ति शासकों के जो पूर्वज के बारे में हमें बताती है। यह प्रशस्ति भी हमें समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह और पितामह यानी कि परदादा और दादा पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ जो कुंवारी देवी थी लिच्छावी गण की थी, और उसका जो पिता था चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। उन्होंने महाराजाधिराजा की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। इसके दादा जो थे एवं परदादा जो थे यह महाराजा के रूप में भी उल्लेखित है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के जो शासक है उसके छोटे पुत्र जो कि समुद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बारे में अभिलेखों एवं सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में अन्य सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को पराजित किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उसका जो दरबार विद्यमान से भर गया। इनमें से कुछ के बारे में हम जानकारी अध्याय
10 में करेंगे। चलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए अध्याय 10 के लिए। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के जो शासक होते थे वो अभिलेख एवं सिक्कों में अपना जानकारी खुदवाते थे, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उसकी जीवनी से हमें पता चलता है। ऐसा ही एक राजा जो कि हर्षवर्धन थे, उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासक किया। उसके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृति में उसकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी, यानी वानभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है राजा हर्षवर्धन के लिए। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री जो वेनस्यांग है, इसके बारे में तुम जो कि अध्याय 8 में हमने पढ़ा काफ़ी विस्तार से। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तार विवरण हमें दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उसने पिता और बड़े भाई के मृत्यु होने के बाद जो थानेसर है वहाँ का राजा बना। उनके जो बहनोई है कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो जो हर्ष है उन्होंने कन्नौज को अपना अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल जो कि जीतकर उन्होंने पूर्व में जितना सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली, यानी मगध को जीतकर और बंगाल को जीतकर उसे काफ़ी सफलता मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब जो चालुक्य नरेश है यानी चालुक्य राजा है पुलकेशिन द्वितीय, उसने उसे रोक लिया। यानी दक्कन को पार करने का जब उसने दुस्साहस किया, यानी थोड़ा सा उन्होंने रुख किया, तो जो चालुक्य के नरेश से राजा है पुलकेशिन द्वितीय, उसने उसे रोक लिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का जो राज था उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। क्या हमने समझा कि जो चालुक्य का राज है वो कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। वहीं जो पल्लवों का राज था या क्षेत्र हम कहेंगे वो कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। यानी हम कहेंगे कि जो पल्लव है और चालुक्य हैं वो एक दूसरे के राजधानी पर ज़्यादा निशाना लगाते थे, उसी को जीतना वो चाहते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन जो द्वितीय हैं वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उसके बारे में हम उनके दरबारी कवि जो रविकृति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति है उससे हमें पता चलता है। इसमें उसके पूर्वजों खास तौर से पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, यानी पुलकेशिन को जो राज्य मिला उसके चाचा से उसको मिला। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्वी और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी अपने आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा, यानी आनंद नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दरबार के पीछे शरण लेना पड़ा। यानी जब पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया तो वो कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाकर शरण लिया, यानी जान बचाया।
पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लेकिन जो चालुक्य जीते उसकी जो विजय समय था वो काफ़ी कम समय का था। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राजपूतों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम कक्षा 7 में बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? ये जो राज्य है इसका आखिर प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए कर की आवश्यकता होती है, तो इस राज्यों का भी जो संचालन होता था, आर्थिक मदद मिलता था, वो कर के माध्यम से ही होता था। टैक्स वो लोग देते थे, तब इसका राज्य चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति करने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए एक कदम उठाया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने निम्नलिखित कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत बन गए, और अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह उसके मुख्य न्यायाधीश बना रहा और महादंड नायक था। तो जो हम जानते हैं कि हर्षचरित्र हरिसेन द्वारा लिखा गया है, वो अपने पिता के जगह पर आया था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों का कार्य करता था, जैसा कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति विषयों का भी मंत्री होता था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, जिससे नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सारवाहत यानी व्यापारियों के काफिले का नेता तथा प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थानों यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इसी तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ उसमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल जाता है तो वो अपना राज्य स्थापित करने लगता है। आगे चलिए जानते हैं कि एक नए प्रकार की सेना वो रखते थे। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में उनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़े को देखभाल कर सके। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इसी तरह के व्यक्तित्व सामंत कहलाते थे। इसी तरह के जो व्यक्ति होते थे वो सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगर राजा कमज़ोर हो जाता था किसी क्षेत्र का, तो वो सामंत जो है, जिसने राजा के बलबूते ही इतना बड़ा अपना साम्राज्य को स्थापित किया था, अंत में उसी राजा को वो समाप्त कर अपना क्षेत्र स्थापित करता है। दक्षिण के राजाओं ने सभाएं यानी दक्षिण के राजाओं में कैसे सभाएं होते थे? पल्लवों के अभिलेख में हमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा देखने को मिलती है। इनमें से एक साथ जो ब्राह्मण लोग होते थे, भूस्वामी का संगठन जिसे सभा कहते हैं, भूस्वामियों का संगठन को ही हम क्या कहते हैं? सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समिति के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों के देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के स्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा
के होने की बात कही गई है। यानी जहाँ के जो भूस्वामी होते थे, अगर वो ब्राह्मण नहीं होते थे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसको हम ऊर नामक ग्राम सभा होने की वहाँ पर बात की गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम का मतलब क्या होता है? नगरम का मतलब क्या होता है? नगरम का मतलब होता है व्यापारियों के एक संगठन। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, यानी उस जमाने भी आम लोग हुआ करते थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो ये जो नाटक है हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी एक नाटक ही दिया गया है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चीनी यात्री जो था फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति अछूत मानते थे, जिन्हें शहरों से बाहर रहना पड़ता था। वे लिखता है कि कौन? फाहियान लिखता है, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो अभी को आगाह करने के लिए, यानी सभी को आगाह करने के लिए वे लकड़ी के एक टुकड़े को चोट करते थे यानी बजाते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। तो हम जान रहे हैं कि अब छुआछूत का जो ज़माना है स्टार्ट हो गया है। यह जगह वानभट्ट द्वारा अभियान पर चली राजाओं की सेना का बड़ी सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। राजा का सेना बड़ी मात्रा में हमें सामान लेकर यात्रा करते थे, यानी जो राजा है बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, जिसमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन हो गया, असबाम हो गया, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। असबाम का मतलब क्या होता है? सोने के पायदान, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होते थे। ये चीज़ें जो कि एक गाड़ी होता था या फिर ऊँट या फिर हाथी के ऊपर लाद दिया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार लोग भी चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले को उसका सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ फूल का उपहार देते थे तथा जानवरों को चराह भी देते थे। ठीक, तो ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो हम क्या समझें? हमने देखा, चलिए हम क्या जाने उसको हम चलिए समझते हैं। सबसे पहले जाने कि प्रशस्ति क्या होता है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। किसी राजा को अगर प्रशंसा की जा रही है तो हम कहेंगे कि उसकी प्रशस्ति है। तो हम जानते हैं कि अशोक के अभिलेख में अशोक के बारे में कई ऐसे चीज़ लिखी गई है, लेकिन समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ऐसे जानकारी मिलती है, उसकी प्रशंसा में देखने को मिलती है। वंशावली में क्या होता है कि एक राजा का वंश का वितरण और उसका जानकारी हमें देखने को मिलता है। सभा में कौन भाग लेता था? जमींदारी लोग भाग लेते थे। नगरम क्या होता था? तो नगरम क्या होता था चलिए एक बार देख लेते हैं। नगरम हम कहाँ पढ़े थे? नगरम का मतलब होता है क्या? नगरम का मतलब होता है व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम का मतलब क्या था? एक व्यापारियों का संगठन का नाम था। फिर हमने जाना कि उन लोगों का जो राज्य था कैसे चलता था। उन लोगों का राज्य कर के माध्यम से चलता था। आगे हम क्या जाने कि पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वैत की प्रशस्तियाँ। तो जो पल्लव है और चालुक्य है, ये इसका क्षेत्र के बारे में हमने जाना। फिर हमने वंशावली को देखा, फिर ये हम चित्र देखे कि कहाँ तक उसका क्षेत्र विस्तार था, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो कि हो जाता है समाप्त। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद